नमस्कार, दयानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे संस्थान में श्रीमान सुरेश जी वर्मा, जाने माने शिक्षाविद हैं, ये बता रहे हैं। काफ़ी अनुभव इनका शिक्षा क्षेत्र में है, तो हमने सोचा कि इनके अनुभव का जो हम फ़ायदा लें। हमारे व्यूवर्स, हमारे जुड़े हुए जो शिक्षक हैं, जो विद्यार्थी हमारी क्लासेज को फॉलो करते हैं, उन्हें भी इनके ज्ञान का मार्गदर्शन मिले। तो गुरुजी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि शिक्षा क्षेत्र में जो सफलता होती है, उस सफलता की परिभाषा आप क्या रखते हैं, या उसे किस मापदंड पे आप रखते हैं, इससे अवगत करें। ये आपका पहला ही प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है और काफ़ी चिंतन योग्य प्रश्न है। यदि हम इसका विहंगम विचार करें तो परमात्मा की दृष्टि में दो ही तरह के लोग हैं, या तो सफल हैं या सफलता के प्रोसेस में हैं। असफल व्यक्ति जैसा कोई व्यक्ति यहाँ होता ही नहीं है। मैं अब बच्चों के से सीधी बात भी करना चाहूँगा कि यदि आप एक लिस्ट बनाएं दुनिया के तमाम सक्सेस लोगों की, एक मानसिक लिस्ट तैयार कर लें और फिर मैं कुछ आपसे प्रश्न करता हूँ, आप उनके उत्तर दीजिएगा। क्या आपकी लिस्ट में पुरुष हैं? जी। महिला हैं? जी। गरीब हैं? बिल्कुल। अमीर हैं? बिल्कुल है। विकलांग हैं? बिल्कुल है। हर देश का है? बिल्कुल है। हर धर्म का है? बिल्कुल है। अनाथ भी है? बिल्कुल है। कई एग्जाम्पल ऐसे हैं। ये क्या प्रूव करता है कि दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति सक्सेस होने के लिए ही पैदा हुआ है। बहुत लोग हमें सक्सेस नहीं दिखाई देते, तो उनके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहली बात ये समझ में आनी चाहिए कि दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति जिसने भी जन्म लिया है वो सक्सेस होने के लिए ही पैदा हुआ है। क्योंकि मनुष्य की जितना भी वर्गीकृत किया जा सके, चाहे पुरुष स्त्री में हो, चाहे वर्ण के हिसाब से हो, नेशन के हिसाब से हो, आर्थिक स्थिति के हिसाब से हो, सामाजिक स्थिति के हिसाब से हो, दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति सक्सेस हो चुका है। इसलिए हम भी सक्सेस होने के लिए ही पैदा हुए हैं। तो सक्सेस की पहली जो मूलभूत ज़रूरत है, वो ज़रूरत है इस बात पे बिलीव करना, इस बात पे भरोसा करना कि मैं सक्सेस होने के लिए पैदा हुआ हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं सफल होके ही रहूँगा। ये आपके भीतर अगर सॉफ्टवेयर है तो आपको दुनिया की कोई ताकत असफल नहीं बना सकती। दूसरी एक बड़ी इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न ये बनता है कि हम सफलता कहें किसे, क्या है सफलता। इसके लिए भी मैं सीधी आप लोगों से बात ये करना चाहूँगा कि दुनिया में दो तरह के सफल लोग एक जैसे हुए क्या आज तक? दो गांधी हुए, दो विवेकानंद हुए, दो दयानंद हुए, दो इंदिरा गांधी हुई, दो सचिन, दो अमिताभ, होते ही नहीं है। तो सफलता की जो परिभाषा है वो आप ढंग से समझ लें। सफलता की परिभाषा है यूनिकनेस में, उसकी ऑथेंटिसिटी में, आपके निजत्व में। आप जो हैं वही हो। जो ही आप किसी और की तरह होने की कोशिश करते हैं, आपने अपनी असफलता पे हस्ताक्षर कर दिए प्रमाण पत्र पे। अब आपको दुनिया की कोई ताकत असफल होने से नहीं रोक सकती। जो ही आपने किसी की कॉपी की, अपने को पहचानने की जरूरत है कि मैं क्या हूं। और जो ही व्यक्ति अपने को पहचानता है कि मुझे क्या होना है और वही होने की कोशिश करता है। विवेकानंद से पहले बहुत महापुरुष हो चुके, विवेकानंद ने किसी की कॉपी नहीं की। महापुरुषों की जो समानता है, सिमिलरिटी आप जो उसमें देखेंगे तो ये देखेंगे उन्होंने किसी को कॉपी नहीं की, वो अपनी कोटि में है। उनका अपना एक वर्ग है जो भूतो न भविष्यति, न उन जैसा पहले हुआ है और न भविष्य में होगा। जो ही हम कॉपी करने की कोशिश करते हैं, समझिए कि हम असफलता की ओर बढ़ रहे हैं। तो जो सबसे पहली शर्त तो ये
कि इस बात पे भरोसा, इस बात पे बिलीव, इस बात पे बहुत जोर के साथ कि ये आपके रक्त की मांस मज्जा का हिस्सा बन जाएं कि मैं सफल होने के लिए ही पैदा हुआ हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूँगा। ये आपकी पैर होनी चाहिए रोज़ सुबह। रोज़ सुबह उठकर कहें कि मैं सफल होने के लिए पैदा हुआ हूँ। और दूसरा, कॉपी मत करिए। आप जो ही कॉपी करेंगे त्यों ही आप अपने व्यक्तित्व को खो देंगे। और परमात्मा ने प्रत्येक व्यक्ति को अलग बनाया है, उस जैसा आज तक नहीं बनाया। युगों युगों से मनुष्य का जन्म हो रहा है, लेकिन न कभी उसने आप जैसा व्यक्ति हुआ है न कभी होगा। इस बात पे भरोसा रखिए, क्योंकि आप हैं और आप अपनी यूनिकनेस पे भरोसा करते हैं, तो मान लीजिए कि आपने सफलता की ओर कदम बढ़ा दिए। मैं अपनी इस बात को और प्रूव करने के लिए एक कहानी आप लोगों को कहना चाह रहा हूँ कि बहुत पुरानी कहानी आप सब लोगों ने सुनी है कि खरगोश और कछुआ की दौड़ होती है और उसमें कछुआ जीत जाता है। इस कहानी का मैसेज ये है कि अपनी क्षमताओं पर अगर आपको घमंड है, अहंकार है और आप आलस्य को पालते हैं तो पराजित हो जाएंगे। लेकिन इस कहानी के कुछ हिस्से शेष रह गए जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। वो ये कि फिर से खरगोश और कछुए की लड़ाई हुई, रेस हुई और इस बार खरगोश जीत गया, क्योंकि उसने आलस्य नहीं किया और अपनी क्षमताओं का भरपूर प्रयोग किया। लेकिन कहानी का एक और वर्जन है। तीसरी बार भी एक रेस होती है और तीसरी बार रेस आधी ज़मीन पे और आधी पानी पे रखी जाती है। ज़मीन पे रखी हुई रेस जो है वो खरगोश जीत जाता है और पानी की रेस कछुआ जीत जाता है। मैसेज ये है कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी क्षमताएं होती हैं। यदि आप खरगोश की तरह होना चाहेंगे तो असफल हो जाएंगे, कछुआ ही बने रहेंगे तो आपका अपना मैदान, आपकी अपनी जगह, आपकी अपनी एफिशिएंसी, आपकी अपनी क्षमताएं अलग तरह के काम के लिए है, न कि खरगोश के लिए। खरगोश के लिए कुछ और है, कछुए के लिए कुछ और है। कहानी का एक और वर्जन शेष रह जाता है। इस बार फिर एक रेस होती है और इस बार रेस आधी पानी में और आधी मैदान पे रखी जाती है। जब मैदान पे रेस प्रारंभ होती है तो खरगोश कछुए को कहता है तू मेरी पीठ पे बैठ जा, और दोनों एक साथ जीत जाते हैं। और जब पानी में दौड़ प्रारंभ होती है तो कछुआ खरगोश को बोलता तू मेरी पीठ पे बैठ जा, और दोनों फिर एक साथ जीत जाते हैं। कहानी का मैसेज ये है, कंपटीशन नहीं, कोऑपरेशन करिए, प्रतिस्पर्धा मत करिए, प्रतियोगिता नहीं, सहयोग करिए। सफलता की जो परिभाषा आप पूछना चाहते हैं तो मैं सीधा उत्तर आपको ये देना चाहता हूँ कि जिसमें किसी की पराजय होती है तब आप सफल नहीं होते हैं। आप सफल हों और कोई पराजित ना हो, ये मूल सफलता कहलाती है। यदि आपने किसी को पराजित करके सफलता प्राप्त की है तो आपसे अधिक क्षमतावान व्यक्ति आपको पराजित कर देगा और आपकी सफलता सफलता नहीं कहलाएगी। और यदि आपने किसी को पराजित नहीं किया है, मैं फिर वही दोहराना चाहूँगा, विवेकानंद ने किसको पराजित किया? उनकी सफलता स्वयं सिद्ध है। तो ये सफलता की एक नया एंगल, नया आयाम मैं आपको देना चाहता हूँ कि सफल व्यक्ति केवल वो है जो जीतता है और किसी को पराजित नहीं करता है। पराजित करने का भाव ही ये है कि दूसरे मुझसे भिन्न हैं, द्वयम दर्जे के हैं,
कम जानते हैं, मुझसे कमतर हैं। और जो ही हम किसी व्यक्ति को कमतर समझते हैं, हम अपने आप को अहंकार ग्रसित कर लेते हैं, और अहंकार आपकी तमाम पराजयों की मूल कुंजी सिद्ध होती है, मूल आधार सिद्ध होता है। ये फिर से मैं दोहराऊं, अपने आप पे भरोसा, सेल्फ कॉन्फिडेंस, यूनिक होने की बात और अपने क्षेत्र को चुनने की बात। अगर आप ये 3 बातें कर लेते हैं तो आपके सक्सेस को कोई भी नहीं रोक सकता, किसी भी शर्त पे नहीं रोक सकता। हो गया? सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, अभी आपने सफलता के ऊपर हमें काफ़ी अच्छे विचार यहाँ बताए। इंडिविजुअल टैलेंट प्रकृति ने प्रत्येक प्राणी को दिया है, अपनी क्षमताओं के हिसाब से सफलता व्यक्ति अपने परिवेश में अर्जित कर सकता है। आज का हमारा जो शैक्षिक माहौल है, इस शैक्षिक माहौल में जो हम देखते हैं, जो हमारा सिस्टम है एजुकेशन का, उसमें परसेंटेज बेस जो इस समय शिक्षा का एक पूरा प्लेटफॉर्म तैयार है, तो क्या ये उचित है या अनुचित है? इसके ऊपर आपका अनुभव जो है हमें बताएं। यदि कोई बालक अधिकतम अंक प्राप्त कर लेता है, ये बहुत बढ़िया बात है, लेकिन उस बालक को अधिकतम अंक लाने के लिए तैयार करना, प्रेशर डालना सबसे भद्दी बात है। नंबर आना अलग बात है, नंबर लाने के लिए अभिभावकों, समाज और शिक्षकों का दबाव, ये गलत बात है। इसमें कुछ बातें हमें बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है कि परसेंटेज करता क्या है। कक्षा क्रमोन्नति के लिए, कक्षा उत्तीर्ण करने के लिए हमारे शिक्षाविदों ने 36% मार्क्स रखे। क्या वो लोग गलत थे? क्या उन लोगों को ये नहीं मालूम था कि अंक अधिक प्राप्त करना ही चाहिए? उन्होंने बड़े मनोवैज्ञानिक तरीके से 36% मार्क्स तय किए कि ये कक्षा क्रमोन्नति के लिए पर्याप्त हैं। अगर विशेष क्षेत्र में ऐसे विशेष प्रकार की विशेषज्ञता चाहिए तो फिर हायर क्लासेज में हमने वर्ग बनाए और वो अपनी रुचि के अनुकूल सब्जेक्ट में अधिकतम अंक प्राप्त करें और उस विषय की विशेषज्ञता प्राप्त करें। लेकिन अभी ये जो दौड़ चल रही है, दौड़ो और प्रथम आ जाओ, दौड़ो और प्रथम आ जाओ, इस दौड़ ने हमारे बालक को हताशा से भर दिया है, निराशा से भर दिया है, आत्महत्याएं कर रहा है। जबकि शिक्षा का अर्थ क्या है? बचपन से हम सुनते हैं कि विद्या ददाति विनयम सा विद्या विमुक्ते, विद्या जो मुक्त करे, विद्या जो विनय दे, विद्या जो जीवन को जीने का हौसला दे, विद्या वो जीवन की समस्याओं का समाधान खोजे। लेकिन हमारा बालक तो हताश है, निराश है, परेशान है, आत्महत्याएं कर रहा है। तो इसको हमें सोचना पड़ेगा कि ये इसकी जड़ कहाँ है, और ये जड़ इस परसेंटेज में है। हमने परसेंटेज बेस्ड एजुकेशन का जो एक आकल्प तैयार किया है, उस आकल्प पर पुनर्विचार की आवश्यकता तो है, क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग हैं जिनके आप सक्सेस होने के वो देखेंगे तो वो नॉर्मल मार्क्स के लोग हैं। हायर एजुकेशन और हायर मार्क्स जो लेके आए, ऐसा समझ लीजिए कि 85 से अबव जो मार्क्स हैं वो सब के सब टेक्नीशियन का काम कर रहे हैं। समाज को कोई क्रिएटिविटी नहीं दे पा रहे हैं, कुछ नवीनता, कुछ सृजनात्मकता, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं दिया है। और 45 से 65% के जो लोग हैं उन्होंने जीवन में अपना योगदान दिया है, उन्होंने जीवन को कुछ और अधिक समृद्ध बनाया है। आपके पहले प्रश्न से जुड़ी बात का एक यहाँ संदर्भ आ गया, इसलिए कह रहा हूँ कि सफलता का एक अर्थ ये भी है कि जब आपने जन्म लिया उस समय आपको जो परिस्थितियाँ, जो माहौल और जो परिवेश मिला, और जब आप यहाँ से विदा लेंगे तब उस परिवेश और उस माहौल को, उन परिस्थितियों को आप थोड़ा और समृद्ध कर जाएं तो आप सफल हैं। और ये उन लोगों ने किया, हायर परसेंटेज वालों ने नहीं किया।
और अभी भी बहुत सारे आंकड़े बताते हैं कि RS IS अगर आपको यही बनना है तो इसके लिए भी कोई हायर परसेंटेज नहीं चाहिए। बहुत लोअर परसेंटेज वाले लोगों ने भी श्रम करके उन स्थानों को अचीव कर लिया है। तो अगला प्रश्न मेरा गुरु जी ये है कि जो अभिभावकगण हैं वो बच्चों पर एक अनावश्यक प्रेशर बनाते हैं कि आपको इस फील्ड में जाना है, आपको इस तरीके से तैयारी करनी है, इस प्रकार से आपको पढ़ना है, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अभिभावकगण की जो भूमिका है वो बच्चों के ऊपर जो ओवर स्ट्रेस वो तैयार करते हैं, एक्स्ट्रा प्रेशर तैयार करते हैं, तो उन्हें किस प्रकार से बच्चों के साथ अपना एक समन्वय स्थापित करना चाहिए और बच्चे भी जो है वो किसी प्रकार से प्रेशराइज नहीं हो? जैसे अभी आपने कहा कि कई आत्महत्या के केस भी हमें देखने को मिलते हैं, तो यहाँ अभिभावकगण की जो भूमिका है वो क्या हो सकती है? मैं यहाँ अभिभावकों को तमाम दोषों से मुक्त मानता हूँ। अभिभावक समाज का एक हिस्सा है और समाज एक भीड़ है, और भीड़ को नियंत्रित करने वाले कुछ समूह होते हैं। वो एक विचारधारा पनपाते हैं, एक व्यवस्था बनाते हैं, और समाज और वो भीड़ उस व्यवस्था का हिस्सा बन जाती है। इसलिए वो लोग निर्दोष हैं, अबोध हैं, उन पे किसी तरह का दोषारोपण करने की आवश्यकता नहीं है। अगर दोष है तो केवल हमारे बुद्धिजीवी और शिक्षक वर्ग का है, तो वो भी इस भीड़ में शामिल हो जाता है। ये जब दौर आया परसेंटेज का, हम जब 55 में पढ़ते थे तब इस तरह के परसेंटेज लाने की हमें ज़रूरत नहीं हुआ करती थी। हमारे परसेंटेज यूँ चलते थे कि पहली क्लास में सब पास, 5वीं तक सब पास, फिर 6ठी 7वीं में हमारे 45, 50, 55% नंबर आते, 10वीं में 60, 65 आते, ग्रेजुएशन 70, 72 से होती। आज उल्टा हो रहा है। आज पहली क्लास में 90% आ रहा है, 10वीं में आते आते उसके 60-65% रह जाते हैं, और जब ग्रेजुएशन करता है तो 50% से करता है। ये जो क्रम बदला और ये परसेंटेज की जो दौड़ पैदा हुई, ये दौड़ इसलिए पैदा हुई, और ये समस्या हमारे इस देश की नहीं है, ये सारे विश्व की समस्या है। पूंजीपति वर्ग एजुकेशन पे एक तरह से एकाधिकार चाहता है, और उन्होंने एक सुव्यवस्थित तरीके से पिछले 2-3 दशकों से इस परसेंटेज का एक रोग समाज को दिया। और ये केवल भारत की बात नहीं कह रहा हूँ, ये विश्व का पूरा परिदृश्य है जिसने इस माहौल को बनाया। और इस माहौल को बनाने में जो सबसे बड़ा योगदान दिया वो NGOs ने दिया। पूंजीपतियों के माध्यम से NGOs काम करते हैं, NGOs एक विचारधारा बनाते हैं, और उस विचारधारा को समाज की सामूहिक विचारधारा बना देते हैं। और सामूहिक विचारधारा समाजशास्त्र का एक विषय है कि वो किस तरह से काम करती है। वो लोग जिस दिन इन पूंजीपतियों के ये पूरी हाथ में आ जाएगी व्यवस्था एजुकेशन की, उस दिन हम व्यक्तित्व का निर्माण बंद कर देंगे, आदमी बनाना बंद हो जाएगा। उस दिन के बाद प्रोडक्ट तैयार होंगे, उत्पाद तैयार होंगे, और वो पूंजीपतियों के अनुकूल होंगे, जैसा वो चाहेंगे वैसे वो बना लेंगे। इसलिए दुनिया के तमाम शिक्षाविद, मनोवैज्ञानिक जूझ रहे हैं कि शिक्षा सार्वजनिक क्षेत्र में बनी रहे और इसको परसेंटेज से मुक्त किया जाए। मेरे को बड़ी, आपको बात ठीक लगे न लगे, लेकिन सच ये है कि जब ये परसेंटेज का दौर चला तो पासबुक आई, ये दौर और बढ़ा तो 1 वीक सीरीज आई, और दौर बढ़ा तो गुटके आए, और दौर बढ़ा तो परीक्षकों के घर के पते पूछे जाने लगे, और जब और प्रेशर बना तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को खरीद लिया गया। तो शिक्षा का जहाँ पूंजीकरण होगा, व्यापारीकरण होगा, बाजारीकरण होगा, वहाँ ये सब दुर्घटनाएं घटेगी। इसलिए अगर ज़रूरत है तो केवल इस बात की ज़रूरत है कि हमारा शिक्षा, हमारे शिक्षक, हमारा बुद्धिजीवी, शिक्षा शास्त्री, ये मिलकर एक माहौल बना है कि हमें आवश्यकता इस बात की है कि हमारे यहाँ व्यक्तित्वों का निर्माण हो। टैप रिकॉर्ड नहीं चाहिए। और ये पूरी परीक्षा प्रणाली क्या है? ये एक टैप रिकॉर्ड से ज़्यादा नहीं है कि हमने बच्चे को फीड किया,
परीक्षा का बटन दबाया, जिसने हूबहू जितना अधिक बोल दिया वो पास। जबकि आप शिक्षा की मूल चीज़ों को जब समझना चाहेंगे तब आप तो शिक्षक हैं, आप इस बात को ढंग से समझ रहे हैं कि हमारे 4 उद्देश्य होते हैं: ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग और कौशल। एक बहुत छोटे उदाहरण से मैं आपको ये बात क्लियर कर देता हूँ कि जैसे मैंने एक क्लास ली और एक वाक्य का एक लेसन मैंने आप लोगों को टीच किया कि राम के पिता का नाम दशरथ था, और मैंने आपसे प्रश्न पूछा कि राम के पिता का क्या नाम था, आप जवाब देते हैं दशरथ। इसका मतलब ज्ञान हो गया आपको। अब हम आते हैं अवबोध पे। यदि मैं आपसे ये पूछूं कि दशरथ के पुत्र का क्या नाम था और आप जवाब देते राम, ये मैंने पढ़ाया ही नहीं। मैंने तो आपको ये पढ़ाया था कि राम के पिता का नाम दशरथ है, दशरथ का पुत्र मैंने पढ़ाया ही नहीं। आपके पास ये जवाब आया कहाँ से? इस जवाब का एक पूरा प्रोसेस है कि आपका अब तक का पूर्व ज्ञान और ये नई सूचना, इनके बीच इंटरेक्शन होता है, और इस इंटरेक्शन से आप कोई नई चीज़ निकाल लेते हैं, विश्लेषण करते हैं, तुलना भिन्नता करते हैं और एक तरह से एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। तो अगर ये अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो गई, इसका मतलब आपका ज्ञान स्थायी हो गया। और केवल अगर नॉलेज तक रहा है तो वो कभी न कभी आप भूल जाएंगे। और ये पूरी परीक्षा प्रणाली हमारी सूचनात्मक हो गई, ज्ञानात्मक रही ही नहीं। और जब हम इसके आगे की बात करें ज्ञानोपयोग की, तो यदि बच्चा ये जानता है कि ये मेरे पिता हैं, मैं इनका पुत्र हूँ, ये मेरे मित्र हैं, इनके पिता ये हैं, और इन चीज़ों को समझ लेता है, तो ये ज्ञान का उपयोग हुआ। और कौशल का अर्थ हुआ कि पिता पुत्र के बीच के मर्यादित संबंधों की समझ विकसित हो जाए। तो जब आप एक लेसन दे रहे हैं तो ये शिक्षक के दिमाग में अगर ये चारों बातें हैं कि मुझे क्या देना है, कहाँ अंडरस्टैंडिंग करवानी है, कहाँ कौशल की बात आनी चाहिए, कहाँ सूचनात्मक बातें होनी चाहिए, अगर शिक्षक इन चीज़ों का ध्यान देगा तो परसेंटेज मेंटेन भी होंगे और आपके शिक्षा का मूल उद्देश्य पूरा होगा। और फिर आप व्यक्तियों का निर्माण करेंगे, व्यक्तित्व निर्मित होंगे, न कि कोई प्रोडक्ट निर्मित नहीं होगा, मशीनें नहीं बनेगी, पढ़े लिखे बच्चों की भीड़ इकट्ठी नहीं हो जाएगी, मजमा नहीं लगेगा। और ये जो सड़कों पे उतरे हुए लोग हैं ना, हम बेरोजगार हैं, हमें नौकरी दो, ये भी बंद हो जाएगा। क्योंकि वास्तविक एजुकेशन का अर्थ ये होता है कि उसमें रचनात्मकताएँ, उत्पादकताएँ, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो समझ सके। अगर ये सारी बातें नहीं आ रही हैं, इसका मतलब एजुकेशन सिस्टम में कहीं कोई खामियां हैं, और उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है अकेला आदमी तो वो है शिक्षक। अभिभावकों को मैं इस दोष से मुक्त करता हूँ, क्योंकि अभिभावक इस बात को नहीं समझते। सर, आपने अभी अभिभावकगण के बारे में जो उनकी जिम्मेदारी बनती है उससे आपने उन्हें बिल्कुल एक साइड रखते हुए कहा कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी शिक्षक की है, और हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो ऐसी हो कि हम प्रोडक्ट तैयार नहीं करें, हम व्यक्तित्व तैयार करें। तो मैं आपसे कुछ ऐसे ऐतिहासिक कुछ प्रेरक उदाहरण चाहूँगा जिनसे हमें ये प्रेरणा मिले कि जो है वास्तव में हम जो है अच्छे व्यक्तित्व तैयार कर सकते हैं प्रोडक्ट में। पहली बात तो आपके पूर्व प्रश्न और इस प्रश्न के बीच एक गैप रह गया। आपका मूल प्रश्न ये था कि परसेंटेज के लिए अभिभावकों का प्रेशर, उसके लिए मैंने उनसे दोष मुक्त किया है। बच्चों को चरित्र निर्माण के लिए मैंने उनको दोष मुक्त नहीं किया है, क्योंकि अभिभावक उसकी प्रथम पाठशाला होती है। माँ, परिवार और उसका मोहल्ला उसकी पहली पाठशाला होती है। इसलिए मैं उस दृष्टि से इनको नहीं कर रहा हूँ। आप जब दोबारा प्रश्न पूछ रहे हैं तो यूँ लग रहा है कि जैसे मैंने उन्हें मुक्त कर दिया है। मुक्त नहीं किया है, केवल प्रेशर के ढंग से मुक्त किया है। परसेंटेज लाने का प्रेशर नहीं दें वो, तो प्रेशर नहीं लाने का जो उन पे है उसके लिए मैंने कहा कि वो अभिभावक ऐसा कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अभिभावकों को एक वातावरण निर्मित कर दिया, उस वातावरण में बह रहे हैं, इसलिए वो दोष मुक्त हैं। अन्यथा अभिभावक की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका है, और अब तो बदलाव आ रहा है, और हमारे यहाँ पूर्व में ये सारी व्यवस्थाएं थी।
समय के कालखंड में वो समाप्त भी हुई, उनमें विकार भी उत्पन्न हुए। लेकिन अब फिर से मनोविज्ञान ये बात कह रहा है कि एक बच्चे का जन्म ही नहीं होता है। जब एक किसी बच्चे का जन्म हो रहा हो, उस समय केवल एक बच्चे का जन्म नहीं हो रहा है, 2 जन्म और भी हो रहे हैं। एक माँ का जन्म हो रहा है, इससे पहले वो माँ नहीं थी। एक पिता का जन्म हो रहा है, माँ और पिता का भी जन्म हो रहा है। तो क्या बच्चे के जन्म से पहले माँ और बाप बनने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए? कि इसको राम भरोसे छोड़ दें कि जैसा चल रहा है वैसा ठीक है, जैसे पलते आ रहे हैं बच्चे वैसे पल जाएंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हमारी एजुकेशन में ये चीज़ें शामिल होनी चाहिए कि आप बच्चे को कब चाहिए, बच्चे को आप आहूत कर रहे हैं, आमंत्रण दे रहे हैं इस पृथ्वी पे आने का, प्रेमपूर्ण ढंग से आमंत्रण दे रहे हैं। अब आपको बच्चे की आवश्यकता है, मैं ठीक माँ बनने का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी हूँ, मैं अब ठीक पिता होने का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुका हूँ। इन सब की ज़रूरत है। और जिस दिन हमारा अभिभावक इस तरीका का हो जाएगा, और इसके लिए एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है कि हम इसको औपचारिक रूप से पढ़ाएं, इसकी कोई क्लासेस लगें। ये हमारे एक सामाजिक वातावरण का ढंग था, पहले भी था, आज भी है। हो सकता है संसाधन बदल जाएं। पहले हमारे नाना नानी की कहानियाँ, दादे और दादी की कहानियाँ, ये सारी कहानियाँ हमें अनौपचारिक शिक्षा देती थी। फुर्सत थी हमारी दादी दादियों के पास कि वो शाम को बैठकर बच्चों के साथ बैठती थी। आज तो हालत ये है कि बच्चे अलग हैं, अभिभावक अलग हैं, और कई बार तो ऐसा लगता है कि हफ्ते हफ्ते भर उनके बीच कोई वार्तालाप नहीं होता। और जिस बच्चे के साथ वार्तालाप नहीं हो रहा है उसका मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। और मैं तो यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे नाना नानी और दादा दादी से अलग रह रहे हैं, उनका दुर्भाग्य ईश्वर भी नहीं मिटा सकता। ये जो एकल परिवार की धारणा पनप रही है कि मैं, पत्नी और बच्चे, सामूहिक परिवार में आप रहिए और वो तमाम अनौपचारिक रूप से अभिभावकों की शिक्षा सहज आ जाएगी। आपने कहा कि मैं आपको कुछ उदाहरण दूं, तो ये उदाहरण पूरे भारत के लोगों के हैं। किसी एक व्यक्तिगत उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है कि शिवाजी को उसकी माता ने पाला, तो एक उदाहरण से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये सतत हमारे यहाँ एक प्रोसेस था और वो प्रोसेस अब भी व्यक्त किया जा सकता है। मैं सब लोगों के सामने ये स्वीकार करना चाहता हूँ कि आज मैं जितना जो कुछ जानता हूँ वो अनपढ़ दादी की बदौलत जानता हूँ। कि दादी ने मुझे जितनी कहानियाँ सुनाई, जितने भजन और गीत सुनाए, उनसे मेरी सेंसिटिविटी, मेरी संवेदनाएं और मेरी में जो रचनात्मकता का जन्म हुआ, उसका सारा श्रेय मैं अपनी दादी को देता हूँ। और ये इसके कुछ मनोवैज्ञानिक पहलू भी हैं, उतना वक्त अपने पास है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम। आप एक बात देखिए कि पति पत्नी के पास वक्त है क्या कि वो अपने बच्चे को पेट पर सुला दें? दादी सुला देती है। और अब मनोवैज्ञानिक कह रहे हैं कि ये त्वचा का जो स्पर्श है, ये बच्चे को गर्भ अवस्था की याद दिलाता है और वो गहरी नींद सोता है। अब आप उसके लिए अलग से बिस्तर कर दें, बढ़िया सेज बना दें, सब कुछ कर दें, फिर वो गहरी नींद नहीं सोता है। गहरी नींद उसे त्वचा के स्पर्श से आती है और दादी उसे अपने पेट पे सुला सकती है। उसके पास फुर्सत है, दादा सुला लेता है, दादा उसकी शरारतें बर्दाश्त कर लेता है, दादी उसकी शरारतें बर्दाश्त कर लेती है, माँ बाप नहीं कर पाते। इसलिए हमें फिर से चाहिए कि हम अपने इन सामूहिक परिवारों को प्राथमिकता देने की बात करें। ऐसा करके हम अभिभावकों को और अधिक जिम्मेदार बना सकते हैं और उनकी अपनी जो भूमिका है पालक की, उस पालक की भूमिका को हम कर सकते हैं।